संबंध जो होता है इसमें दो का होना आवश्यक है। संबंध में अगर दो लोग हैं, है ना भाई, ठीक है, पिता पुत्र हो गए, तो इन दोनों में जो रिलेशन है, इस रिलेशन का जो मायने होता है यहाँ पर बताया जाता है कि पिता पुत्र है। इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन? तो पिता पुत्र का रिलेशन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 1 इज लेस देन 2, इसमें 1 और 2 में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि एक छोटा है किससे? 2 से। तो इसमें 2 का होना आवश्यक है ना। एक यहाँ पर एलिमेंट है और एक यहाँ पे एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, तो इन 2 का होना, इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो उसको क्या कर देता है, उनके बीच में कुछ रिलेशन डेवलप कर देता है, उनके बीच में कुछ एलिमेंट डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लो मैं इसको कहता हूँ 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 बराबर हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये एक बड़ा है किससे? 2 से, तो ये बड़ा का रिलेशन होगा, x बड़ा है y से, ऐसा हम रिलेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये जो बातें यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये कुछ संबंध को निर्धारित कर रहा है, कुछ रिलेशन को डेवलप कर रहा है। रिलेशन क्या है? रिलेशन यहाँ पर छोटे का है, रिलेशन यहाँ का बड़े का है, रिलेशन यहाँ पर पिता पुत्र का है। तो रिलेशन में 2 एलिमेंट का होना आवश्यक है, 2 तत्वों का होना आवश्यक है, 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, क्योंकि रिलेशन तभी हम डेवलप कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ ये निकला कि संबंध पढ़ने के लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर को समझना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म, ठीक है भाई। पहले तो हम किसको समझते हैं? क्रमित युग्म को समझते हैं। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और क्रमित मतलब क्रम से होना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्रमित युग्म में जो एलिमेंट हम लेते हैं, जो लिखते हैं, उसको हम a, b के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा a, b के फॉर्म में। क्रमित युग्म में जो एलिमेंट होता है वो a, b के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रमित युग्म में जो a और b क्या है? वही 2 एलिमेंट है। a और b क्या है? वही दो एलिमेंट है जिसको हम लोग बात कर रहे थे। 1 और 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, उसमें एक डिफाइंड होगा। आगे रिलेशन हम पढ़ेंगे। रिलेशन को पढ़ने से पहले, संबंध को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों से गुजर जानी है, ठीक है। जैसे क्रमित युग्म क्या होता है हमको पता होना चाहिए। क्रमित युग्म में जब भी हम लिखेंगे तो a, b के फॉर्म में लिखेंगे। और ये a, b क्या है, इसीलिए मैं पहले एग्जांपल बता दिया। a हो सकता है पिता हो सकता है पुत्र हो, या a पुत्र है b पिता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट दिखाई दे, मतलब समझ जाना उनके बीच में कुछ रिलेशन है, तभी वहाँ पर है, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। जो बोल रहा हूँ समझ में आया, ठीक है। तो क्रमित युग्म क्या होता है, समझ में आ गया? क्रमित युग्म किसे कहते हैं, समझ में आ गया? क्रमित मतलब क्रम से, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है भाई। लेकिन अब ये देखो, उसकी बात करते हैं 1, 2 को हम बात करते हैं डिफाइंड है लेस देन से, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब है 1 इज लेस देन 2, एकदम करेक्ट, क्या न्याय संगत है। लेकिन इसको चेंज कर दूं तो अब देखो, इसको मैं लिखता हूं तो ये न्याय संगत नहीं होगा, होगा क्या? इसलिए बोला क्रम में कोई चेंजेस। इसका मतलब ये तय हुआ कि a, b यदि है तो इक्वल नहीं होगा किसके? b, a के। इसीलिए क्रम का महत्व है, ऑर्डर्ड का महत्व है। क्लियर हो रहा है? क्रम की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि क्रम में एक सीक्वेंस, एक संबंध डेवलप हो गया है। a, b का पिता है, अब उल्टा कर दो, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑर्डर्ड क्रम, जो क्रमित युग्म को मैंने शाब्दिक रूप से समझाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया। नहीं आया क्या? चलो लिख लो। क्रमित युग्म, दिए हुए निश्चित क्रम में अवयवों के युग्म को, दिए हुए क्रमित युग्म का डेफिनेशन नोट करेंगे। दिए हुए निश्चित क्रम में अवयवों के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं।
क्रमित युग्म कहते हैं। इसे ए कॉमा बी के रूप में लिखते हैं, ए कॉमा बी के रूप में लिखते हैं। तथा ए को प्रथम निर्देशांक, ए को प्रथम निर्देशांक और बी को द्वितीय निर्देशांक कहते हैं, द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रमित युग्म का परिभाषा मैंने आपको लिखवा दिया है। क्रमित युग्म की समानता क्या होनी चाहिए, लिख लीजिए। क्रमित युग्म की समानता, क्रमित युग्म की समानता दो क्रमित युग्म ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी ये इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, दो क्रमित युग्म हो गया ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ये बराबर कहलाएंगे जब ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। पहला इसके पहले अवयव के साथ इक्वल हो और दूसरा इनके दूसरे अवयव के साथ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो समानता जो बात हो रही है, अब आपका देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए, है ना। अब आपके देखने का नजरिया इसको चेंज होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर ऐसा ए कॉमा बी की बात हो रही है और खासकर वो संबंध में बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए और बी में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो है, तभी यहाँ पर है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं रहता। तो ए कॉमा बी की जो बात होगी, मतलब जब भी आप देखेंगे तो उसके पीछे हिडन रूप से कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप होगा, या तो इन दोनों का योग 10 होना चाहिए या दोनों का योग 15 होना चाहिए, इस टाइप का कुछ रिलेशन ऊपर में लिखा रहेगा, तभी हम इस एलिमेंट को ले सकते हैं साथ। क्लियर हो रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बताया उन क्रमित युग्म की समानता क्या होती है, उस क्रमित युग्म इक्वल कैसे होंगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, कार्टेशियन समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, नोट करिएगा, जो बहुत काम का है, ये लास्ट तक काम आएगा आप लोगों को। कार्टेशियन प्रोडक्ट समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन समुच्चयों का कार्तीय गुणन डेफिनेशन नोट कर लीजिए, बताता हूं मैं। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम निर्देशांक ए के अवयव, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम निर्देशांक ए के अवयव, ए मतलब कैपिटल ए ना, तथा द्वितीय निर्देशांक बी के अवयव हैं। ए और बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी में दर्शाते हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल ए क्रॉस बी, है ना,
ये हो जाएगा A कॉमा B सच दैट A बिलोंगिंग टू कैपिटल A एंड B बिलोंगिंग टू कैपिटल B। A बिलोंगिंग टू कैपिटल A एंड B बिलोंगिंग टू B। A क्रॉस B, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। बहुत काम का चीज है ये, A क्रॉस B को समझिए। हो गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज A इज इक्वल टू हमने एक सेट लिया 1 2, B हमने सेट लिया 3 4, ठीक है साथियों। और जब मैं A क्रॉस B निकालूंगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 क्रॉस 3 4, ठीक है भाई, ये सेट है ना, याद रखिएगा। अब मैं इसका जब A क्रॉस B निकालता हूँ तो निकालने का तरीका क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट कौन सा हुआ 1, इसका पहला एलिमेंट कितना हो गया, तो 1 कॉमा 3, ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 कॉमा 4 नेक्स्ट एलिमेंट में किया। फिर अब ये 1 का काम यहाँ पे खत्म हो गया, 1 मैंने सबको बांट दिया, आप नहीं दिख रहे, अच्छा अब दिख रहा है। A क्रॉस B में मैंने A की वैल्यू रखा और B की वैल्यू रखा। अब A का जो पहला एलिमेंट है, A का पहला एलिमेंट मैंने लिया और इसके पहला एलिमेंट क्या है 3 है, तो 1 3 लिया। फिर 1 के बाद नेक्स्ट इसका एलिमेंट है तो 1 4 लिया, तो इधर 1 का काम खत्म, 1 का उधर के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया मैंने, ये समझ गए। अब मैं बचा कौन, अब 2 बचा, तो 2 को भी हम सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो कैसे एसोसिएट करेंगे भाई, ये हो जाएगा 2 कॉमा 3, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 4। इस प्रकार से ये मेरा क्या निकला, A क्रॉस B निकला। तो A क्रॉस B के जो एक समुच्चय होगा, याद रखिएगा, A क्रॉस B क्या होगा, एक समुच्चय होगा, और उस समुच्चय में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्रमित युग्म होंगे। उसके मेंबर्स क्या होंगे, क्रमित युग्म होंगे। देखो छोटे छोटे क्रमित युग्म दिख रहे हैं सब, है ना। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, A क्रॉस B, अगर A और B दो सेट हैं तब A का पहला अवयव B के सारे अवयव के साथ पहले एसोसिएट होंगे क्रमिक युग्म में, उसके बाद A का दूसरा अवयव B के सभी अवयव के साथ एसोसिएट होंगे ऑर्डर्ड क्रम में। इस प्रकार हमारा जो A क्रॉस B का निर्धारण यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, या यूँ कहें क्रमित कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं, नोट कर लीजिए। ये बताइए B क्रॉस A करेंगे तो क्या होगा, B यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3 1 3 2 4 1 4 2। ये हमारा क्या हो गया, B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A, चेक करो दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू डिफरेंस है। एलिमेंट नहीं, संख्या तो सेम है, ठीक है, लेकिन पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखो यहाँ 1 3 है, यहाँ पे क्या है 3 1, तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब एक निष्कर्ष ये निकला कि A क्रॉस B अगर बराबर नहीं हो सकते किसके, B क्रॉस A के, है ना। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस गुण को भी नोट कर लीजिए।
हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट या ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, इसको हम बोलेंगे साथियों n बोलते हैं। जब भी नंबर आता है ना तो ये ऐसा हो जाता है n ए क्रॉस बी हो जाता है। मतलब ये n कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं, n कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये फार्मूला हो गया इसका। तो इसमें आप बताइए इस ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो यहाँ हमने 2 लिखा। इस बी में कितने एलिमेंट हैं? तो टोटल कितना हुआ? 4। ये 4 क्या बताता है? इसमें अवयव की संख्या चेक करो, 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये बताता है। हो गया। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो एक एक उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भूल चुके हो सब चीज। ठीक है, भले हम लोग एमएससी करके बीएड करके बैठे रहते हैं लेकिन 11 ट्वेल्थ भूल जा रहते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और जिनको आता है वो बुरा मत मानना भाई। कहाँ पढ़ा के जाते, क्योंकि मैं सबको लेके चल रहा हूँ ताकि आप एक बार इस कॉपी को पढ़ो तो संबंध वाला चीज एकदम दिमाग में खेल हो जाए, है ना। मैं आपका नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपका नोट्स तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ो तो खेल हो जाए, है ना। तो संबंध मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब 3 समुच्चय है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, 3 सेट है। 3 सेट का मतलब क्या होगा? A इज इक्वल टू सपोज 1 2, है ना, B इज इक्वल टू सपोज 2 3 एंड C इज इक्वल टू क्या है 4 5 मान लो। ठीक, तो इसमें आप देखें 3 का मतलब क्या हुआ? A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है भाई, तो मैं पहले A क्रॉस B निकालूंगा। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा। मैं पहले A क्रॉस B निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो तो आप बताइए इधर क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 लिख दिया मैंने, फिर 1 3 लिख दिया मैंने, फिर 2 2 और ये क्या होगा 2 3। ये मेरा A क्रॉस B निकल गया। और इनटू में क्रॉस क्या हो जाएगा? C है, C का मतलब क्या हो जाएगा? ये 4 5। सहमत हो कि नहीं? अब उल्टा मत कर देना, 4 5 इधर मत ले आना, है ना। जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। बताया था ऑर्डर पेयर में इधर उधर नहीं हो सकता, है ना, कुछ नियम के तहत तो आगे बढ़ता है। तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा साथियों? 1 2 है ना, उसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट करो, क्या होगा? 1 2 4। फिर एक और एलिमेंट बचा है तो क्या होगा? 1 2 5। फिर इसके बाद करते हैं 1 4 5। फिर क्या हो जाएगा? 1 3 और 5। समझ में आया? फिर 1 3 4। अब उसके बाद ये काम हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं, कितना हो जाएगा ये? 2 4 2 4 2 2 4 और फिर क्या होगा? 2 2 5। इस प्रकार से 2 3 बचा है, तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 एंड क्या हो जाएगा? 2 3 5। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है कलेक्शन आप देख पा रहे हैं 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, तो इतने कलेक्शन दिख रहे हैं। अब आप ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? सबको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 8 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर?
तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसमें 8 होंगे और ये 3 के पेयर हो गए। अभी 3 पेयर में क्या हो सकता है, कुछ संबंध ये निर्धारित हो सकता है कि तीनों का योग 5 हो, तीनों का योग 10 हो, तीनों का योग 7 हो, है ना, एक रिलेशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का 2 फॉर्म और 3 फॉर्म तीनों बता दिए, नोट करो। क्या है, कल सिरप पिया था, सिरप जानते हो? और पियो था मदहा टाइप का पूरा। सर्दी खांसी में सिरप पियो मतलब आधा बीमार तो वही पड़ जाता है। हो गया, लिख लिए। तो ये हो गया आपका 3 समुच्चय वाली बात, है ना। इसको हम लोग एज ए फंक्शन के फॉर्म में कैसे डेवलप करते हैं उस पे बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में कैसे डेवलप किया जाएगा। सपोज a इज इक्वल टू है 2 4 5 और b इज इक्वल टू है 3 6। ठीक है, अब ये a और b है, इसको हमको लिखना चाहेंगे तो ये हमारा एक फंक्शन का डेफिनेशन धीरे धीरे आएगा, है ना। यहीं से फंक्शन का डेफिनेशन डेवलप हुआ, तैयार करिएगा। जो फलन की परिभाषा जो डेवलप हुई थी, ये क्रमित ऑर्डर्ड पेयर से शुरुआत हुआ था, संबंध से चालू हुआ था। ठीक है, उसके बीच में संबंध तो रहता था, यहाँ पे जो रहता था वो क्या रहता था, इन दोनों के बीच में संबंध रहता था, है ना। तो जैसे ये हमने a कहा और ये हमने b कहा और इन दोनों के बीच का रिलेशन हमारा a क्रॉस b है, याद रखिएगा। तब 2 का किसके साथ, 2 का किसके साथ, ये 2 का काम खत्म। ठीक है, ऐसे किए थे हम लोग। फिर 4 का किसके साथ, 4 किसके साथ, 4 का काम खत्म। फिर वैसे 5 का, 5 का। इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, इसका एक निरूपण मैपिंग के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में एक निरूपण। ठीक है, कि यहाँ पे a का एलिमेंट और यहाँ का b का एलिमेंट, बीच में a क्रॉस b है, तब हम a क्रॉस b रिलेशन इन दोनों के बीच में संबंध है कार्टेशियन का। और 2 का, जैसा कि इसके नियम के तहत क्या कहता है, इस पहले एलिमेंट का इनके सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, इस एलिमेंट का इनके सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा और इसके एलिमेंट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। सभी के सभी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। बात समझ में आई है? मतलब इसके क्रम जैसा कि हमेशा हम करते हैं, a क्रॉस b क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से बताओ। 2 है तो क्या होगा, 2 3 एंड 2 6, सहमत हो? फिर क्या हो जाएगा, 4 3 और 4 6। फिर क्या होगा, 5 3 और 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, a क्रॉस b। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ऐसा निरूपण हो मैपिंग के फॉर्म में, तो कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसको काम आएगा। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा।
चलिए नोट करें। एक क्वेश्चन है, यदि x + 3 + 1 x/3 + 1 comma y-2/3 is equal to 5/3 comma 1/3, then find the value of x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो है तो बहुत सरल क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे बताओ जल्दी से। इसको बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए। इसका इक्वल होना चाहिए और इसका इक्वल होना चाहिए। कौन सा डेफिनेशन से आया कि दो अगर एलिमेंट a, b और c, d अगर इक्वल हैं तब आप एक फार्मूला लिखा था a = b और c = क्लियर है। बना लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। आगे आंसर क्या है? x की वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इसका आया सही है? इसका नहीं आया बताइए, फिर बनाता हूँ। आगे सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि क्रमित युग्म, अगला क्वेश्चन, यदि क्रमित युग्म x, -1 x, -1 और 5, y समुच्चय b = 2a - 3 का अवयव है। b = 2a - 3 का अवयव है, तब x और y की वैल्यू क्या होगी? तब x और y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आप देखिए, इस सेट में ये जो a, b दिख रहा है, ये इसको निर्धारित कर रहा है b = 2a - 3। मतलब इसमें a और b में जो रिलेशन क्या है कि जो ये b होगा ना, ये a के दुगने में से 3 कम है, ऐसा समझो। ये जो लास्ट वाला सेकंड वाला जो एलिमेंट है b है, वह क्या है? वह है a का दुगना। a का 2 हिस्से, 2 भाग 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 कम कर देंगे, तब हमको b की वैल्यू मिलेगी। नहीं ऐसा मतलब ये जो एलिमेंट है x, y इसी कैटेगरी का है, चेक करो। और ये किसके अवयव बोले हो? इस सेट का अवयव बोले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? a हुआ और ये हमारा क्या हुआ? b। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? b की जगह पे लिखूंगा क्या? -1 = 2 × x - 3। सहमत हो? तो कितना हो जाएगा? -1 + 3 = 2x, x = 1। ये हमारा पहला कहानी। दूसरा में आप चेक करो, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है? b है। तो ये क्या हो जाएगा? y है ना? y = 2 × 5 - 3। तो y = 10 - 3, मतलब y = कितना हो जाएगा? 7। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल ये समझने का फेर है कि इसको हमको, चूंकि ये दोनों जो एलिमेंट है वो इसी के मेंबर है, इस कंडीशन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है? किसी को समझ में नहीं आया क्या? बताओ तो। आगे सबको समझ में? आपको आया? नहीं आया? आप इधर बैठ जाइए, इधर आगे। चल रहा है क्या? चल रहा है। या उस तरफ पीछे से चलते आ जाएगा समझ में, है ना? तो पीछे बढ़ जाएगा तो ठीक है साथियों।
तो ये मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखे हो कि नहीं? पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। क्रमिक युग्म x, -1 और 5, y समुच्चय AB such that b equal to 2 - 3 का संबंध है तब x y को हाँ, अभी कहता है कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं इस रूल के तहत बंधे हुए हैं। तो रूल में क्या है, a कॉमा b है। a कॉमा b का पहला एलिमेंट x - 1 हम लेते हैं, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने से कैलकुलेट करके x को निकल जाता है। वैसे ही a कॉमा b एक एलिमेंट यहाँ पर है, इसको जब हम यहाँ पुट करते हैं y की जगह पर x जगह पर 5 और y की जगह पर b की जगह पर y पुट करते हैं, तो b की जगह पर मैंने y क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइंट है, और x a की जगह 5 क्यों लिखा, क्योंकि a की वैल्यू 5 है। कैलकुलेट करने से हमको क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, इस प्रकार से x और y की वैल्यू हमको बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, यदि a इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू है उल्टा हो गया, ये ले लेते हैं हम लोग 2 4 6 9। a जो है क्या है 2 4 6 9 है, ठीक है, और b जो है वह है 4 6 18 27, 4 6 18 और 27, ठीक है। तो दोनों को नोट करो, सेट को, दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, तब क्रमिक युग्म a कॉमा b क्या होगा, क्रमिक युग्म a कॉमा b क्या होगा जबकि, अब यहाँ पे नई कहानी ना, जबकि a b को विभाजित करता है, जबकि a b को विभाजित करता है, a b को विभाजित करता है। देखो आगे कंडीशन यहाँ पर, क्रमिक युग्म क्या होगा जबकि a क्या करना चाहिए, b को क्या करना चाहिए, विभाजित करना, मतलब उसमें वही एलिमेंट, बाकी एलिमेंट बहुत सारे आ सकते हैं, याद रखना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, 2 का इन सब के साथ, 4 का इन सब के साथ, 6 का इन सब के साथ, 9 का इन सब के साथ, ये हमारा a क्रॉस b होगा। बट हमको उस a क्रॉस b में जो एलिमेंट a कॉमा b लेना है, वो कंडीशन रख दिया कि a b को क्या करे, तो a का पहला एलिमेंट 2 लेते हैं। अब ये देखते हैं कि 2 इनमें से किसको विभाजित कर रहा है, 2 दूनी 4, मतलब 2 कामा 4 इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि a b को क्या करना चाहिए, a b को क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। कंडीशन आ गया साथ में, विभाजित करना चाहिए। तो आप देखिए 2 किसको विभाजित कर रहे हैं, ये 2 किसको विभाजित कर रहे हैं, और 2 किसको कर रहा है, फिर कितना हो जाएगा, 2 27 को कर रहे हैं, नहीं कर रहा है तो यहाँ पे शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि नियम में डाल दिया उसने, है ना, उसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए आप, a b को विभाजित करता है, ताकि आपको दिमाग में रहे। तो आप पूछोगे सर a क्रॉस b में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 2 4 2 6 2 18। अब बात करते हैं 4 का, 4 के साथ होगा एसोसिएट, क्योंकि 4 एकम 4 होता है, सहमत हो, 6 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, आएगा क्या जी, नहीं, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं कर रहा है इन सभी एलिमेंट्स को। अब बात करते हैं 6 की, तो यहाँ पे देखो 6 इसके साथ होगा, तो 6 के साथ एसोसिएट होगा, और 6 18 के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है, और आएगा क्या, नहीं। फिर 9 किसके साथ एसोसिएट होगा, और 9 किसके साथ, तो ये एलिमेंट में खास बात क्या हुआ, आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है दूसरे को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, पहला अवयव दूसरे को क्या कर रहा है, विभाजित
चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो तो बताइए। एकदम सब सिस्टमेटिक लिखे हैं। अब ये बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए? 16 यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 4। मतलब कितने होने चाहिए? 16। और जो हम ए बी को विभाजित करने वाले कंडीशन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये तय हुआ कि ये अगर इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं सी कहूँ, क्या कहूँ? तो निश्चित रूप से सी जो है सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी। सहमत हो कि नहीं? मतलब बिग जो होगा वो कौन सा होगा? ए क्रॉस बी होगा। और उसके नीचे जितने भी रिलेशन डेवलप होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? उसके सबसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो एक चीज और निष्कर्ष निकला कि ए क्रॉस बी हमेशा बड़ा होता है और उसके जो रिलेशन होते हैं उसका क्या होता है? वो सबसेट होता है। हो गया? समझ में आया कि नहीं? तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कुछ कंडीशंस आते जाएंगे। अब आपको समझना पड़ेगा इसको, है ना। 3 का मल्टीप्लाई तो बता दिया था। टाइम क्या हुआ? लिखे, क्वेश्चन लिखे। यदि a इज इक्वल टू 3 4 6, आज से क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, a इज इक्वल टू 3 4 6, b is equal to 1 3, c is equal to 1 2 6। ठीक है? तब हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? a क्रॉस b माइनस c, ये आपको फाइंड आउट करना है। a क्रॉस b माइनस c। और दूसरा फाइंड आउट करना है a माइनस b क्रॉस a माइनस c। अब इसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? सेट्स का अंतर, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर ये मालूम रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अंतर कैसे निकालते हैं, याद है? कैसे निकालते थे? बी में ए को ए माइनस बी करना है तो बी के एलिमेंट को पूरा काटना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला निकालते हैं। तो पहले के लिए हम b माइनस सी निकालते साथ में। b माइनस सी का मतलब क्या होगा? जो c में है वह b में नहीं रहना चाहिए। एक बार लिख देता हूँ, 1 3 1 2 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 गायब हो जाएंगे, मतलब जो b में है वो c में नहीं होना चाहिए। अब जो बचा वो हमारा क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। सहमत हो कि नहीं? ये हमारा क्या मिला? b माइनस सी मिला। अब आपको क्या निकालना है साथियों? a क्रॉस b माइनस सी। a की वैल्यू क्या है? 3 4 6 और b की वैल्यू क्या है? केवल सिंगलटन सेट है 3, केवल एकल समुच्चय है। तो क्या मिल जाएगा? ये 3 3, फिर कितना हो जाएगा? 4 3, फिर क्या हो जाएगा? 6 3। तो ये मेरा जो है a क्रॉस b माइनस सी हुआ। अब मैं a माइनस बी निकालता हूँ। a माइनस बी क्या होगा साथियों? a माइनस बी का मतलब होगा 3 4 6 माइनस b। b का मतलब क्या हो जाएगा? 1 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 हट जाएंगे, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 6। तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये हमारा आंसर हो गया। अब a माइनस सी निकालना है तो a की वैल्यू क्या है? 3 4 6 और c की वैल्यू क्या है? 1 2 6। तो रिजल्ट क्या देगा साथियों? यहाँ पे गायब कौन सा होगा? 6 बस गायब होगा। चेक कर लो।
है ना, केवल ये लिखेंगे याद करके, यहाँ जो बच्चे उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाले में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है। चेहरा देख के क्लियर हो जाता है कि गड़बड़ है मामला। ये टीचर की पहचान है, सभी टीचरों में एक खूबी होनी चाहिए। ये क्लास में एक बार पकड़ लोगे हाँ ये समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उसको समझा के छोड़ना। अब आया लास्ट का, हाँ। पहला वाला तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ध्यान से देखना। ये अमिताभ बच्चन है, ठीक है, और ये शिखंडी है ना। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं। अमिताभ बच्चन और शिखंडी में दोनों, शिखंडी जानते हो कौन है? शिखंडी जानते हो किसको बोलते हैं? चलो ठीक है, वो बट आ गया सर, अभी आ गया। मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन है, ये विनोद खन्ना है। चलो ठीक, आप जानते दोनों को? नहीं जानते? ये अमिताभ बच्चन है, ये विनोद खन्ना है। अमिताभ बच्चन लीडिंग रोल में है, लीड कर रहा है, और विनोद खन्ना क्या है, उसका साइड हीरो है। लेकिन अब क्या करना है, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन में जो सेम गुण है, उस गुण को गायब कर देना है ना। एक जैसा गुण है उसको गायब कर देना है। तो एक जैसा गुण यहाँ 6 और 6 दिख रहा है, उसको मैं गायब कर दिया। अब लीड कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन। रिजल्ट कौन देगा? अमिताभ बच्चन देगा। रिजल्ट क्या आएगा इसका? अब आया समझ है? ये डिफरेंस है। जब हम सेट पढ़ेंगे तो डिफरेंस होता है। आज 6:30 बजे मैं सेट पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं। जो नहीं पढ़ पाए हैं सेट, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये a माइनस सी हुआ, a माइनस बी और a माइनस सी। तब आप देखो a माइनस बी क्रॉस a माइनस सी क्या हो जाएगा? 4 6। अब इसके बाद बना लोगे क्या? क्रॉस करना आपको आता है, नोट कर लो फास्ट। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, लेकिन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं समझेगा। मैं सीधा सीधा आपको तुल्यता समूह में ले आऊंगा, T1 T2 T3, तो ये फिर छूट जाएगा, है ना। सरकंडा में है, जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ें, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो पिछले बार ही मैं वहाँ पढ़ाया था, तो इधर वाले बच्चे उधर आने में दिक्कत करते हैं, उधर वाले इधर आने में दिक्कत करते हैं, इसलिए अपन लोग जो है ऐसे व्यवस्था बनाए हैं। लेकिन यदि आप यहाँ सूटेबल है तो यहाँ पढ़िए, है ना। ऑनलाइन का सिस्टम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ समृद्ध हो, लेकिन समृद्ध नहीं है ना। तो ऑफलाइन तो मैं लूँगा क्लास यहाँ पर, ऑनलाइन के लिए अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे, है ना। अभी जो बाहर गया था इसीलिए बात करने गया था कि ऑनलाइन जो है पंखे की आवाज़ और ये सब चीज़ें मतलब समृद्ध रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिसको बोलते हैं। अब हम लोग अलग टेस्ट देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। वो जो है पंखा का आवाज़ आ रहा है, फिर इधर सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब बहुत सारी सर माइक यूज करने से बाहर की नॉइज़ दिखाना। हाँ हाँ ये दिक्कत है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है ना। हमारा ठिया तो बाजू में है, ये तो अभी वो जो बोर्ड है खराब हो चुका है ना, बोर्ड जो खराब हो चुका है इसलिए इधर पढ़ा रहे हैं, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी आज वही डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन लेना हो तो मुझे सिस्टमेटिक लेना चाहूँगा, ठीक है। ऑफलाइन तो क्लास चलाऊंगा मैं, ऑफलाइन में नो डाउट, ऑनलाइन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। आगे बढ़े, तो मैं कहाँ पे आया था? डिफरेंस वाला समझ में आ गया, एलिमेंट भी समझ में आ गया होंगे आपको, है ना। अब हम बात करते हैं संबंध की। अब आता है संबंध, चल लिखे संबंध। अभी तक ये जो चीजें मैं निकाल रहा था टुकड़े टुकड़ों में, ये क्या था? संबंध को आपको समझाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो मैं दिया। और रॉ मटेरियल क्या है? क्रमित युग्म है, A क्रॉस B है ना, ये रॉ मटेरियल है। अब हम रिलेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। अब जो मेन सब्जेक्ट अब चालू हो रहा है, मेन टॉपिक आपका चालू हो रहा है संबंध। तो लिखिएगा संबंध, संबंध है ना, रिलेशन, ठीक है। संबंध और रिलेशन, रिलेशन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिलेशन में दो का होना आवश्यक है, A, B, मतलब A और B में बीच में रिलेशन डेवलप होने चाहिए। तो दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। मैंने स्टेटस भी डाला था, कोई देखे थे क्या? कितने लोग देखे थे? हाथ उठाओ। 1
2 नहीं देखे थे, नंबर ही नहीं दिखता। चलो क्या देखे थे? सर जो वीडियो के लिए जो उसको देखिए, दो व्यक्तियों के बीच का जो रिलेशन। हाँ ठीक है कि रिलेशन जो होता है वो ए और बी में होना चाहिए, है ना। तो ए और बी में जैसे मैं इसमें एग्जांपल दिया था कि मैं हूँ और आप सब हो, मैं यहाँ से हट जाऊँ तो क्या आप बैठोगे यहाँ पर, या आप यहाँ से हट जाएं तो मैं क्या यहाँ मंजीरा बजाऊंगा? नहीं। मतलब हम दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है ना, छात्र और टीचर। ये रिलेशन एक में गड़बड़ हुआ तो कहानी बस क्लियर हो रहा है। तो बस ऐसी है कि रिलेशन में दो का होना आवश्यक है, ए और बी का होना आवश्यक है ना। तो संबंध बढ़ाते हो जब ठीक है, आगे क्या है, संबंध बढ़ाते हो जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं दोस्त का या जैसा भी है, तो संबंध बढ़ाते हो जब जानना एक दिन टूटेगा। जो संबंध बन रहा है ना वो कालांतर में 1 साल 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो टूटेगा। संबंध बढ़ाते हो जब जानना एक दिन टूटेगा। जो मान दे रहा आज तुम्हें, मान मतलब सम्मान कर रहा है, जो मान दे रहा आज तुम्हें वह यार एक दिन रूठेगा। इसलिए तनिक मत गिला करना, गिला मतलब कष्ट मत झेलना, इसलिए तनिक मत गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। समझ आई बात? अब जैसे अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हो, मैं एक दिन पढ़ाया, आप मेरे से इम्प्रेस हो गए सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है यार बढ़िया है। अब 4 दिन गायब हो गया मैं, तो समझ रहे, देखो रिलेशन कैसे खराब होता है। 4 दिन में गायब हो गया, पढ़ाते तो अच्छे हैं लेकिन ये बहुत करते हैं हो गया ना, एक दरार चलना चालू हो गया। अब उसके बाद फिर मैं आपसे फीस लेके भाग गया देखो संबंध कैसे खराब होता है। मैं फीस लिया, अब जो फीस डिसाइड हुआ वो फीस मैंने ले लिया, 2-4 चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर 51, और फिर उसके बाद मोबाइल बंद, यहाँ से मैं चला गया दिल्ली, ठीक है, आ रहा हूँ 3 महीने बाद। अब हमारे बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, कैसा रहेगा सर? जाने तो नहीं दे सकते ना सर। शिशु मंदिर कैसा रहेगा बताओ? हैं? कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हुआ तभी तो आए हैं सर आपकी क्लास में। अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ यार, मैं संबंध की बात कर रहा हूँ। संबंध में विच्छेद कैसे होता है? संबंध खराब। संबंध ठीक कब चलता है, जब हम दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहें, है ना। आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं रोज आके 7:30 बजे से 9 बजे तक आपका पूरा कहानी बना दे रहा हूँ, संबंध मस्त चलेगा। आप मेरा बाहर गाना भी गाओगे मस्त, हाथ तेरे एक नंबर है, चकनी चल रहा है ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बुरा भाग किया, बुरा भाग मतलब 2 दिन गैप किया, 3 दिन गैप किया, खटास आना मन में चालू हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि जैसे मैं आपसे फीस ले लिया आज, और मैं लेने के बाद मैं भाग गया दिल्ली और आ रहा हूँ 6 महीने बाद, तो हम दोनों के बीच संबंध वैसे ही रहेगा जो पहले था? मतलब संबंध में क्या हुआ, खटास। तो संबंध डिपेंड करता है किस पर, हमारे आवश्यकताओं पर। आपकी आवश्यकता है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, मेरी आवश्यकता है इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम बारी रहता थोड़ी पढ़ाता जी, बात समझ नहीं आ रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, आवश्यकताओं से। आपकी कुछ आवश्यकता है, मेरी कुछ आवश्यकता है, और इन दोनों आवश्यकताओं का यहाँ पर क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बैठे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हम जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो संबंध में हमेशा जो खटास आता है वो एक दूसरे के जो क्या बोलते हैं, जो वो चाहता है वो अगर फुलफिल नहीं होता है तब वो खटास आना चालू होता है। पति पत्नियों में खटास क्यों आता है? पति पत्नियों में शुरू में बोलते हैं, आजकल वीडियो आता है बहुत सारा, शुरू के 1 महीने ठीक है, 1 साल ठीक है, फिर 2 साल में कुछ चेंजेस, भावनाएं चेंज होने लगती हैं। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो शादी के पहले का जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, और वो उसके बाद जैसे ही शादी होता है उसके बाद वो सारे जो भ्रम टूट जाते हैं, और भ्रम टूटते हैं तो धीरे धीरे मन में खटास आना चालू होता है। पहले तो बताते नहीं है, दबाते नहीं है, पहले महिलाएं जो है बर्तन फेंकती हैं, है ना, और पुरुष जो है मोबाइल फेंक के अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करता है। उसका धीरे धीरे एक दूसरे को मारते हैं और लास्ट में तलाक हो जाता है यार, ठीक है।
तो संबंध के लिए एक दूसरे का सम्मान करना अति आवश्यक है। मैं आध्यात्मिक बात में ले गया आपको। रिलेशन में अगर रिलेशन को आप अच्छे से डेवलप करते हैं, रिलेशन आप चाहते हैं कि आपका सबके साथ अच्छा हो, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा उनसे व्यवहार करें। सामने वाला आपसे जैसा व्यवहार करना चाह रहा है, आप भी उनसे वैसे ही व्यवहार करें। मतलब आप जिस प्रकार से दोनों के सम्मान करोगे, आप दोनों के हितों का सम्मान अगर आप करते हैं, तो आपका संबंध इस जगत में गजब का हो जाएगा, कहीं पर भी, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, माताओं को हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारी जो मम्मी होती है ना, घर में गए मतलब एज ए ट्रीट करते हैं कि पानी लेके आओ, ये करके आओ, वो लेके, उनको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी प्रेम में ले आती है, ठीक है। लेकिन कभी एक बार एक गिलास पानी उनको भी पिला, नहीं मांग रहा तो भी पिला। तो देखना कि कितना अच्छा, मतलब है ना। कभी मन करे कि नहीं खाना बहुत रोज बनाते हो आप, मैं बनाता हूँ आज, उस समय आप दिल जीत लोगे, है ना। जो शादीशुदा लड़के हैं, ठीक है वो अगर आप में से कितने शादीशुदा हैं? सब शादीशुदा हैं या ऐसी हैं? अभी ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है सर। हाँ। तो जब आप मैं कभी कभी ऐसा कर देता हूँ, ठीक है मुझे कुक करने का आदत है, कुकिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ। बोले चलो तुम लोग सब शांत रहो, बस ये सब सब्जी वब्जी काटना मेरे को नहीं आता, वो काट के दे दो बस, बाकी मैं जो खाना बनाता हूँ कि सब उंगली चाटते हुए खाते हैं। तो एक क्या हुआ, एक मैं टेस्ट चेंज कर दिया, मतलब जो रेगुलर चल रहा था उससे हट के मैंने कुछ काम किया। इससे क्या हुआ कि हमारे परिवार में एक अच्छा फाउंडेशन तैयार हुआ। आप बर्डन देते जाओगे लोगों को तो शुरू में नहीं बोलेगा, लेकिन लास्ट में विस्फोट होता है, ठीक है। जो अभी तलाक और ये सब चीज़ें जो चलता है ना, इसके पीछे रीज़न ये है, वो एक दिन का नहीं रहता वो तलाक, वो जो रहता है धीरे धीरे इकट्ठा होते रहता है और वो ब्लास्ट होता है। तो इस इकट्ठा ही ना होने दो, संबंध को ऐसा डेवलप करो ताकि एक दूसरे का हम सम्मान करते रहें, एक दूसरे की बातों को हम पकड़ें कि आपको क्या पसंद है और हमें क्या पसंद है, उन दोनों पसंद को जो है हम मिला के देखें, ठीक है। तब हमारा रिलेशन जो है बहुत अच्छे से हो सकता है ना। ये तो प्रवचन हो गया, आस्था चैनल टाइप का हो गया। चलो आस्था चैनल में प्रवचन दे दिया लगता है। लिखिए समुच्चय संबंध। ए और बी दो समुच्चय हैं। अरिक्त लिखना ना, अरिक्त मतलब खाली, जिसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे, खाली नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब ए से बी में संबंध आर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब ए से बी में संबंध आर, कैपिटल आर, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ये सब बता चुका हूं आपको, केवल लिखवा रहा हूं। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के, यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य, या अवयव लिख लेना, घटक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हिंदी में। क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय अवयव के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय अवयव प्रथम अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। द्वितीय अवयव प्रथम अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है। हाँ, करने से प्राप्त होता है, संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय अवयव प्रथम अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसेट वाली बात याद करो,
एक एलिमेंट लिया था मैं, है ना। ये जो R है ना, ये R अलग दृष्टि से देखा जाएगा, याद रखिएगा R के अलग कहानी अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। ये R अगर केवल लिख दिया गया तो आप चले जाएंगे रियल नंबर में, क्योंकि आप रियल नंबर में भी R पढ़े हैं। R यदि लिख गया तो आप चले जाएंगे रिलेशन में। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग चलता है। अगर संबंध की बात हो रही है तो रिलेशन में कुछ और कहानी है, रिलेशन की बात, R की बात, कैपिटल R यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में जो ये सबसेट होगा वो किसका होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। मतलब अब ये बताइए, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था, आप याद करिए कि A और B दो एलिमेंट लिया था, याद करें, और उसमें कहा था A B को क्या करता है, विभाजित करता है। तो A क्रॉस B तो बहुत बड़ा 16 एलिमेंट आए थे, लेकिन विभाजित करने वाले कंडीशन में क्या आ रहा था, 8 आ रहे थे। मतलब उसमें एक रिलेशन डेवलप क्या हुआ, A B को विभाजित करता है, एक संबंध डेवलप हुआ, क्या A B को क्या करता है। तो उस संबंध में जो एलिमेंट होंगे, तो अमिताभ बच्चन हमेशा कौन रहेगा, A क्रॉस B, और बाकी सब जो है वो छुटभइये नेता होंगे, छुटभइये हीरो होंगे। लीड कौन करेगा, हमेशा A क्रॉस B, और R हमेशा क्या रहेगा, उसके सबसेट रहेगा, उसके भीतर ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी पिक्चर में अमिताभ बच्चन लीड कर रहा है, उस पिक्चर से उस अमिताभ बच्चन को हटा दो, उस पिक्चर का अस्तित्व है क्या जी। तो अमिताभ बच्चन हमेशा A क्रॉस B रहेगा, A क्रॉस B लीड करेगा, और बाकी जितने भी रिलेशन डेवलप होंगे वो सब के सब उसी के भीतर होंगे, अर्थात सबसेट होंगे। तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये समझ में आया कि नहीं आपको। एग्जांपल आपको मैं उसमें लिखवा चुका हूँ, क्लियर हो गया, जिसको मैं C माना था, याद करो। हाँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, R माना। मतलब अब R में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, R में A, B टाइप के एलिमेंट होंगे। A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, B बिलोंगिंग टू कैपिटल B, एंड A रिलेटेड टू B। ये नया चीज आ गया साथियों, ये नया चीज आ गया, A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B, A R B। मतलब A और B में कुछ संबंध है, वो संबंध कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा का हो सकता है, बड़ा छोटा का हो सकता है, A B को विभाजित करता हो सकता है, योग 10 है ये हो सकता है, ये R कुछ भी हो सकता है। तो A, B जो रिलेशन जो होगा वो A, B के फॉर्म में होगा। पहला वाला अवयव A में होगा, दूसरा वाला अवयव B में होगा, तथा इन A और B के बीच में एक रिलेशन डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए, संबंध को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं 1 2 और B लेता हूं मैं 3 4, ठीक है। ये मेरा A क्रॉस B क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। 1 3 1 4 2 3 और 2। ये मेरा क्या होगा, A क्रॉस B आ गया। अब इस A क्रॉस B में मैं एक R निर्धारित करता हूँ, R निर्धारित करता हूँ कि योग क्या होना चाहिए, योग 4 ना, संबंध जो है क्या होगा, योग 4 होना चाहिए, है ना, योग 4 होना चाहिए। तो योग 4 होना चाहिए तो मतलब क्या होगा, इस R में मैं वही एलिमेंट लूंगा जो योग 4 को रिप्रेजेंट करे। मतलब दो अवयवों का योग क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, बाकी कोई चीज इसमें नहीं आएगा। इसको मैं R1 कहता हूँ, एक रिलेशन पहले जोड़ कर। अब देखो R1 जो है योग 4 में क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 और 1 4, मतलब ये केवल 1 3 आएगा, और किसी जोड़े 4 आ रहे क्या, तो मेरा एलिमेंट केवल ये 1 3 है जो रिलेशन का डेवलप हो रहा है। क्या योग क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कितने अवयव, 2, 1 है ना, लेकिन 2 नहीं कह सकते, ये अपने आप में सिंगल 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 है। तो ये एक एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो आप देख पा रहे हो ना कि R1 जो है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ये समझ में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि रिलेशन डेवलप हो रहा है R2 का, R2 रिलेशन हो रहा है A इज लेस देन B।
मतलब पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से छोटा है, ए इज लेस देन बी। अब इसमें कलेक्शन क्या आ जाएगा साथियों, पहला वाला देखना कि दूसरे से छोटा होना चाहिए। 1 3 सब आ जाएंगे, 1 4 2 3 और 2 4। तो ये भी तो सबसेट हुआ। R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैं बताया था सबसेट में क्या होता है, या तो खुद के बराबर भी हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ये क्या हुआ इसका सबसेट। क्लियर हो रहा है। तो ये अमिताभ बच्चन है, इस अमिताभ बच्चन में अलग अलग रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, मोटा है, कुछ भी है। ये सारे बीच में इनके बीच में रिलेशन को डेवलप करते करते रिलेशन डेवलप होंगे। लेकिन ये जितने आर होंगे वो किसके सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी। और ये आर का डेफिनेशन क्या है, आर में ए कामा बी, देखो ए कामा बी टाइप के अवयव है, चेक करो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, क्योंकि मैं रिलेशन समझाने बहुत टाइम लगाता हूँ। इस आर में कितने टाइप के एलिमेंट है, ए कामा बी, देखो ध्यान से ए कामा बी टाइप के एलिमेंट है। ठीक, ए कहाँ का मेंबर है, पहला वाला हमेशा किसके मेंबर होते हैं, दूसरा वाला हमेशा किसका मेंबर होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये तो बातें आपने क्रमित युग्म में लिखा है, ए कामा बी मैं स्टार्टिंग किया था उसमें लिखा हुआ। उसके बाद एक नया चीज आ गया है साथियों, ए रिलेटेड टू बी। क्या आया, इसी को तो कहते हैं ए रिलेटेड टू बी, कि ए और बी का योग 4 होना चाहिए। यही तो कहो ना आप, तो 4 वाले टर्म लिखो। इसमें क्या निष्कर्ष निकला, इसमें क्या लिख रहे हो, ए रिलेटेड टू बी है, मतलब 1 रिलेटेड टू 3 है। क्या दोनों का योग कितना आ रहा है, 4 है। योग क्या होना चाहिए, 4। यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी क्या है कि ए छोटा है किससे, बी से, तभी एलिमेंट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो की है, चाबी है, वो यहाँ पर है साथियों, ए रिलेटेड टू बी, कि दोनों के बीच में रिलेशन किस टाइप का है वही यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा बताइए आप, क्योंकि ए लेस देन है बी से। अब मैं चेक करते गया कि भाई इसमें ये मेरा एक क्रॉस बी है, इसमें मुझे देखना है कि लेस देन बी, पहला वाला दूसरे छोटा वाला सब के सब एलिमेंट आ गए। इसको मैंने 1 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि योग 4 होना चाहिए। योग 4 होना चाहिए, मतलब रिलेशन क्या है, योग 4, अर्थात 2 अवयवों को जोड़े तो 4 आना चाहिए। मैं समझाने में सफल हो रहा हूँ रिलेशन को, किसी को डाउट तो बोलो भाई, डाउट लेके घर मत जाना, है ना, दिक्कत होगी आगे समझ। पीछे शिशु मंदिर शिशु नहीं पढ़ाते हैं ये इसी चक्कर में क्लास चालू करने नहीं करता मैं इतना, मतलब रोज 4 ठो कॉल करे, बीच में फोन खाना बंद कर दिया इसका, है ना। मैं ये सोचा था कि कम से कम वैकेंसी आ जाए, उसके बाद शुरू करें, खत्म करें। पहले ठीक रहता है सर, हैं? पहले रिवीजन हो जाता है, फिर रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह नहीं सारा हो जाता है जी, लेकिन मैं ऑलरेडी पढ़ाई चुका हूँ एक जगह, है ना, तो पूरा कोर्स खत्म कर चुका था। फिर अचानक फिर 1 साल बाद फिर शुरू कर रहे हैं। 1 साल ज़्यादा हो गया क्या, 1.5 साल बाद। हमारा फर्स्ट टाइम है। हाँ फर्स्ट टाइम, जो दोबारा पढ़ रहा है उसका सजेशन होता है लग रहा है मेरे को इसलिए सर पहले जरूरी है, नहीं तो उनसे कम्पीट नहीं क्योंकि कर सारा सकते। चीज़ पे से रिवाइज हो जा रहा है ना। पहली बार पढ़ते हैं तो उनसे भी अच्छा लगता competition है। करने के लिए जरूरी है पहले तैयारी करना। मेहनत तो जरूरी है, नहीं कई लोग और कॉन्फिडेंस हो पढ़ तो लिया रे, फिर वही लिखा पढ़ो, ये नहीं मालूम कि 1.5 साल में सब पिक्चर हिट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है ना। पहले हम लोग पिक्चर देखते थे ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो 8 हफ्ता तक चला था सत्यम टाकीज में। उसके बाद आज उसको कोई पूछता है क्या, तो वैसे ही है, पुराना चीज़ हो चुका है। लेकिन जब तक आपको पिक्चर में रहना, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक उसमें रमे रहिए, है ना। जब तक रमे रहेंगे तब आपके वो पिक्चर में रहेंगे। अदरवाइज पढ़ तो लिए हैं वही चीज़ क्या पढ़ेंगे, तो फिर निश्चित रूप से वो बाद में माना जाएगा। आगे बढ़ें, सार्वत्रिक समुच्चय लिखेगा, संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसी संबंध R में
आर में, नहीं सॉरी, किसी समुच्चय ए में लिखना, संबंध को छोड़ो, किसी समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यदि R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, R इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब इसको समझिए थोड़ा सा। R इक्वल टू ए क्रॉस ए मतलब रिलेशन जो है खुद का खुद के साथ या एक बी के साथ, दोनों जो भी दोनों कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ, दोनों इक्वल हो जाए मतलब ए क्रॉस बी निकालें वो, और जो रिलेशन डेवलपर है वो दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। आप चेक करो, ये क्रॉस बी यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट, और ये R2 क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो R2 है वो रिलेटेड है, इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी के। मतलब ये R2 जो है वह क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल संबंध कहलाएगा। फिर से दिमाग खोलो, मैं बोल रहा हूँ कुछ रिलेशन एक R है जो A या B है, ए क्रॉस बी के साथ कुछ रिलेशन में है। ए क्रॉस बी के जितने अवयव दिखेंगे, 6 8 2 भी है, यहाँ कितना दिख रहा है देखो तो 1 2 3 4। ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव जो रिलेशन बात कर रहे हैं, जो संबंध है, छोटा बड़ा जो भी संबंध है, वो संबंध और ये दोनों के दोनों अवयव क्या हो, एक जैसा हो। इसमें भी देखो संबंध क्या है, 1 2 3 4 डिक्टो हो गए। इसका मतलब ये रिलेशन, ये जो R होगा, ये R2 होगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। जोर से बोलो, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में समझाने में सफल हुआ। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको लिख सकते हो, ये ए क्रॉस बी और ये हिस्सा दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ये सब अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इसमें हो सकता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर भी कह दे, है ना। अब आ जाइए रिक्त संबंध, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, आइए क्या हाल चाल है, बन रहा है भैया, 1 लाख का मोबाइल लेके बैठो यहाँ पर। हाँ चालू चालू। नहीं आता ना, उनको ही मालूम है नहीं आता है, सबको मालूम है नहीं आता है, कैसे करो। हाँ लिखेगा तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R, लिखेगा किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है यदि x, x टाइप के एलिमेंट रहेंगे इसमें, है ना, x, x टाइप के एलिमेंट रहेंगे such that x belonging to A। अभी तत्समक संबंध क्या होता है, पहले रिलेशन हमने क्या देखा, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या देखा आपने कि जो A क्रॉस A में होगा या A क्रॉस B में होगा वही का वही रिलेशन में दिखेगा, एज इट इज दिखेगा, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, तो वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन में क्या होगा, इसमें सपोज एग्जांपल लेता हूं साथियों, मैं A इज इक्वल टू लिया 1 2 3, तो A क्रॉस A क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 1 2 3 और 1 2 3, सहमत हो, मतलब मुझे क्या मिलेगा, ये 1 1
1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1 3 2 और 3। ये एलिमेंट हो गए। ये हमारा साथियों A क्रॉस A हुआ, कंप्लीट एलिमेंट हो गए। लेकिन जो R होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? R होना चाहिए A और B सेम होने चाहिए, है ना। रिलेशन क्या होगा? A व B क्या होने चाहिए? समान हो। समान हो का मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए आप। 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 और 3 3। आप चेक करो x x x x x x x कॉमा x सच दैट x बिलोंगिंग टू A। ये x जो एलिमेंट है वो A में है कि नहीं? और इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन में क्या दिख रहा है? समान एलिमेंट होना चाहिए। इस समान एलिमेंट में A और B समान मतलब A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। इसमें और कुछ डाल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं डाल सकते। हम इसमें 2 1 को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 1 आपस में इक्वल नहीं है। अर्थात मैं जो समझाने में सफल हुआ कि नहीं, कि जो आपने तस्मक संबंध पढ़ा है, तस्मक संबंध में क्या हुआ? A कोई समुच्चय है, उसका हम A क्रॉस A निकालते हैं और उसमें जो एक जैसा जोड़ी दिख रहा है, समान, उसको कनेक्शन लेते हैं, तब वह क्या कहलाता है? तब ये रिलेशन R ये क्या कहलाएगा? समझाने में सफल हुआ? नोट कर लो। आगे बढ़े। अब अगला जो होता है वह है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसी समुच्चय A में परिभाषित संबंध R, किसी समुच्चय A में परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R इज इक्वल टू 5, यदि R इज इक्वल टू 5, यदि R इज इक्वल टू 5। अब इसको समझिएगा कि ये सेट है, ये A क्रॉस A है, ये हमारा कंप्लीट रिलेशन है। इस कंप्लीट रिलेशन में मैं अगर एक रिलेशन डेवलप करूं, R जो है A धन B इज इक्वल टू 10, ये मैं एक रिलेशन डेवलप कर दिया। अर्थात A और B को जोड़ने से 10 आना चाहिए। संबंध क्या डेवलप किया मैंने? समुच्चय A में संबंध, देखो बार बार बोलते हैं समुच्चय A में संबंध। समुच्चय A में संबंध कहने से तात्पर्य है कि A क्रॉस A के जितने एलिमेंट हैं उसमें क्या रिलेशन है। उसमें रिलेशन इसमें क्या था कि समान होने चाहिए। रिक्त में क्या होगा? रिक्त में होगा कि दोनों का योग मैं 10 लेता हूं तो चेक करो हमको R यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या? तो ये रिलेशन योग A और B का योग 10 प्राप्त हो, ये संबंध इसके लिए क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। ये रिक्त संबंध नहीं कहलाएगा, अरिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। रिक्त का मतलब उसका रिलेशन ही डेवलप नहीं हो रहा है। जो कंडीशन लिख रहे हैं वो कंडीशन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? तो इस कंडीशन पर इसको हम क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। ये लाइन समझ आ रही है साथियों? जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मत पढ़ो, ठीक है? आ रहा है? क्या होता है रिक्त संबंध? जैसे जो एक क्रॉस बी में जो कंडीशन लिए हैं वो कंडीशन मतलब लागू ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, लागू नहीं हो रहा है। ही ना बचा है तो लागू ही नहीं रहा मतलब उसमें एलिमेंट ही नहीं आएगा। एलिमेंट ही मतलब रिक्त। याद रखिएगा एक एक डेफिनेशन अपने आप में क्वेश्चन है साथियों, है ना। मैं डेफिनेशन क्यों चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ? ताकि मैं आपको समृद्ध कर सकूँ इन सब टॉपिक से। क्वेश्चन तो बनते रहेंगे।
ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की, नोट करो। डोमेन और रेंज पढ़े थे ना, डोमेन रेंज फलन में, फंक्शन में पढ़ते थे हम लोग। अब देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 4 5 है, तब मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में मेंबर ए के जितने मेंबर हैं वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। ए के जितने मेंबर हैं वो क्या हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। ये जो ए है, और बी में ये 4 और 5 है, इसको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। ये 4 और 5 इसको करते हैं, इसको कर देते हैं, इसको एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है भाई। 1 का 5 के साथ है ना, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये जो चीजें हैं इसमें इधर के सारे अवयव का कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और इधर के सारे अवयव इसके साथ जिस जिस लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे ये रेंज इसमें क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। कनेक्शन सबके साथ होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन सबके साथ होना चाहिए। कनेक्शन अगर सबके साथ है तो क्या कहलाएगा? वो रेंज कहलाएगा। और कोई चीज खाली हो गया, मान लो सपोज यहाँ पर मैं 7 लेता हूँ और यहाँ पे 7 है, इसके साथ इनका कनेक्शन नहीं है। तो बात को समझना, मैं अलग वे पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन। टाइम हो गया क्या भाई? अच्छा चलो एक लास्ट करते हैं। टाइम हो गया क्या? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन का मतलब ए वाला पहला डब्बा, वो हमेशा डोमेन रहेगा। कोडोमेन बी वाला डब्बा हमेशा कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होगा? ए के सारे अवयव बी के साथ अगर एसोसिएट दिख रहे हैं, तो जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, 4 और 5 के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये 4 और 5 मेरा क्या कहलाएगा? रेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, 7 के साथ इसका एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर मेरा जो कोडोमेन होगा क्या होगा? 4 5 और 7, ये मेरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार फिर से समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। 2 डब्बे हैं ए और बी, ए और बी 2 डब्बे हैं। ए और बी के डब्बे में है ना रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पर। सपोज ये है आर, ये भी आर, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या है? एक्स स्क्वायर। थोड़ा समझना बात। तो इसमें जो एलिमेंट रहेंगे आर रहेंगे। आर मतलब पूरा का पूरा, पॉजिटिव निगेटिव जो भी एलिमेंट हम कहते हैं, है ना, 1 -1 2 0 1/2 ऐसा सब एलिमेंट रहेंगे। आर का मतलब ही वही है। इसका डोमेन क्या है? जल्दी बोलो। आर हो जाएगा सीधा आर। कोडोमेन आर यहाँ पे भी है, तो ये भी -1 2 4 है ना, -4 एंड सो ऑन, ये भी रहेगा। इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। ये भी आर हो जाएगा, ठीक। लेकिन रिलेशन अगर बात करें, एसोसिएशन की बात करें, तब आप देखो x की वैल्यू 1 लेने पर क्या मिल रहा है? 1। x का वर्ग 1 देगा। x की वैल्यू -1 लेने से क्या मिल रहा है? 1 दे रहा है। क्लियर हो रहा है? x की वैल्यू 2 लेने से क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। x की वैल्यू -2 लेने से क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब ये मशीन क्या कर दे, रिलेशन क्या कर दे, x का वर्ग क्या कर दे रहा है? ये कर दे रहा है अपने मशीन से गुजारने के बाद उसको उधर के सबके पॉजिटिव पॉजिटिव कर दे रहा है। कर रहा है क्या जी? कर रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब ये बताओ, ये सब एलिमेंट सबके साथ एसोसिएट होंगे क्या? इधर के केवल पॉजिटिव के साथ ये इंगेज होंगे और निगेटिव एलिमेंट बच जाएंगे। मतलब ये जो एरो दिख रहा है वो एरो किसके किसके साथ रहेगा? ये 4 के साथ, 1 के साथ, इसके साथ रहेगा क्या? इसके साथ रहेगा क्या? नहीं। यहाँ खालीपन हो गया। तब मुझे ये निष्कर्ष निकला कि इधर जो के साथ इधर वाले जुड़ रहे हैं वही मेरा रेंज होगा, वही मेरा। तो यहाँ रेंज क्या होगा? 1 4 है ना, आगे जो भी एलिमेंट है। ऐसा लिखने के बजाय मैं यह लिख देता हूँ क्या? r+, धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। इधर वाले सारे एलिमेंट पूरा रियल नंबर है, इधर वाले सारे एलिमेंट पूरा रियल नंबर है। ये डोमेन कहलाएगा, ये कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन रेंज के लिए डोमेन से
एसोसिएट होने वाले संबंधित एक्स के वर्ग को पालन करने वाले, एक्स के वर्ग में घुस करके वही रिजल्ट देने वाला, उसका कलेक्शन। तो आप एक्स को घुसारेंगे, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट देंगे वो पॉजिटिव एलिमेंट देंगे, तो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसलिए इसका रेंज R प्लस होगा। R प्लस का मतलब धनात्मक राशि संख्या। तो क्या मैं डोमेन समझाने में सफल रहा? क्या मैं कोडोमेन समझाने में सफल रहा? और क्या मैं रेंज समझाने में सफल रहा? दिमाग में बैठ गई बात? तो ये है संबंध का मैं एग्जांपल दिया मैंने आपको, लेकिन ये Rx का वर्ग क्या है? संबंध है ना? संबंध के हिसाब से रेंज ये होगा और डोमेन ये होगा, कोडोमेन ये होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कल फिर हम लोग तुल्यता संबंध पढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे। ठीक, मिलते हैं। सबको समझ में आया जी? बंद हो गया?